ईयर 1899 निकोला टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स लेबॉर्ट्री में बैठे पुरसकून अंदाज में रेडियो एक्सपेरिमेंट पर स्टडी कर रहे थे कि तभी इनको बहुत ही अजीब से सिग्नल रिसीव होते हैं। इनके मुताबिक ये सिग्नल दूसरे प्लैनेट या किसी एडवांस सिविलाइजेशन की तरफ से आ रहे थे जो इंसानों से राब्ता करना चाहते थे। इन सिग्नल्स को जब डिकोड किया गया तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। बिल्कुल इस मैसेज में लिखा था, ब्लैक नाइट सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो पिछले 13,000 साल से ज़मीन के गिर्द घूम रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस वक्त तक हम इंसानों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। तो आखिर ये सैटेलाइट स्पेस में कब और किसने भेजी? बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई। 1928 में एक और रिसर्च के दौरान जॉर्गन हॉल्स को भी बहुत ही स्ट्रेंज सिग्नल रिसीव हुए और आज ये ब्लैक नाइट सैटेलाइट स्पेस के किन अंधेरों में है। तो आइए 4 टीवी की एक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, निकोला टेस्ला को जब ये सिग्नल रिसीव हो रहे थे तब वो भी बौखलाहट का शिकार हो गए कि अचानक आखिर कौन है जो ये नंबर्स लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहा है। टेस्ला 2 साल तक तो खामोश रहे, पर आखिर फरवरी 1901 में इन्होंने अपने एक डिटेल इंटरव्यू में बताया, जो चेंजेस मैंने नोट किए वो पेरियोडिकली हो रहे थे और इतने क्लियर सजेशन ऑफ नंबर्स और ऑर्डर के साथ हो रहे थे कि वो किसी भी नाउन कॉज से ट्रेसेबल नहीं थे। और मुझे मुसलसल ये एहसास होता जा रहा था कि मैं वो पहला इंसान हूँ जिसने दूसरे प्लैनेट के पैगाम को सुना है। लेकिन इस दौर के साइंटिस्ट्स और स्पेस रिसर्चर्स ने टेस्ला की बातों का यकीन नहीं किया और कहा कि टेस्ला के खुद के इक्विपमेंट्स के ग्लिचेस हैं। चूँकि उस दौर में टेस्ला को भी स्पेस का इतना आइडिया नहीं था, इसलिए निकोला टेस्ला भी खामोश हो गए और मामला रफा दफा हो गया। पर 1928 में पूरे 29 साल बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया के साइंसदानों के दिमागों को हिला कर रख दिया। जॉर्गन हॉल्स नामी रिसर्चर को निकोला टेस्ला से भी ज़्यादा स्ट्रेंज सिग्नल मौसूल होना शुरू हो गए। हॉल्स अपने ओस्लो वाले घर से रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते वक्त ये देखते हैं कि कुछ सिग्नल्स तो अपने टाइम पर रिसीव हो रहे हैं, पर इनमें कुछ सिग्नल्स ऐसे थे जो 3 से 15 सेकंड्स के बाद मौसूल हो रहे थे। यहाँ डरने वाली बात ये थी कि एक आम रेडियो सिग्नल स्ट्रेटोस्फीयर और ग्राउंड के बीच टकरा कर 0.5 सेकंड से लेकर 170 मिली सेकंड्स लेते हैं और इको की फॉर्म में वापस आते हैं। पर उस दिन तो हद हो गई थी। हॉल्स को कुछ सिग्नल 30 सेकंड्स के बाद रिसीव हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई एलियन स्पेसशिप ज़मीन के गिर्द घूम रही है और इन सिग्नल्स को बाकायदा सुनकर वापस रिप्लाई भी दे रही है। वो इसलिए कि जहां एक आम सिग्नल पलक झपकने से पहले मौसूल हो जाते हैं, वहीं ये सिग्नल्स 30 सेकंड्स के बाद ज़मीन पर आ रहे थे। पर बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। जॉर्गन हॉल्स को कुछ देर बाद इन्हीं की आवाज़ इको की फॉर्म में रिसीव होना शुरू हो गई। यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि उस दौर तक ह्यूमंस इतने एडवांस भी नहीं थे कि खला में कोई चीज़ भेज सकें। तो ये सिग्नल्स आखिर कौन भेज रहा था और इनमें क्या लिखा हुआ था? इसका जवाब भी हमें साल 1973 में मिल गया, जब एक स्पेस फ्लाइट नामी मैगजीन में डंकन लुनाग नामी राइटर और रिसर्चर ने दावा किया कि इसने 1928 के इस अजीब से इकोस को डिकोड कर लिया है, जिसमें उसे एलियंस के प्लैनेट की लोकेशन और उनकी तरफ से ज़मीन पर भेजा गया एक मैसेज मिला है। डंकन के मुताबिक हॉल्स ने जो वो इकोस सुने थे वो ज़मीन पर नज़र रखने वाली एक एलियन सैटेलाइट ब्लैक नाइट ने भेजे थे। डंकन ने जब इस पर और डीप रिसर्च करी तो इन्होंने इस मैसेज को एक ग्राफिकल स्टार मैप की शक्ल में तब्दील कर दिया और अब वो एबल हो गए थे कि इस सैटेलाइट की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सके। लोकेशन निकालते समय उनको मालूम हुआ कि एप्सिलॉन बूटीज जो एक बाइनरी सिस्टम है जिसका एक स्टार इजार कहलाता है, इस स्टार के सरफेस से ही ये मैसेज ओरिजिनेट हुआ। डंकन ने अपने एनालिसिस में ये भी सजेस्ट किया था कि इजार स्टार सिस्टम जो एप्सिलॉन बूटीज का हिस्सा है का एक कंपोनेंट यानी कि कैलेस्टियल बॉडी है जो 13,000 साल पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अलग हो गया था। इन्होंने ये भी इंटरफेरेंस दिया कि ये कैलेस्टियल बॉडी अर्थ के ऑर्बिट में आकर अक्सर सिग्नल ट्रांसमिट करती थी। इसके साथ साथ डंकन ने
जो इकोस को डिकोड किया था, इसमें ब्लैक नाइट सैटेलाइट की तरफ से बहुत ही अजीब सा सिग्नल था। इसमें लिखा था, हमारा होम एप्सिलॉन है, जो 2 स्टार्स वाला बाइनरी सिस्टम है जिसके 7 प्लैनेट्स हैं और छठे प्लैनेट पर हम रहते हैं। हमारे चौथे प्लैनेट के पास 3 चांद हैं और तीसरे और पहले के पास एक चांद है और हमारा प्रोब आपके मून को ऑर्बिट कर रहा है। अब ऑफ कोर्स ये काफ़ी खौफजदा बात थी कि एक ऐसी सैटेलाइट जो किसी कंट्री ने नहीं भेजी थी और ना ही किसी को इसके बारे में कुछ पता था, वो पिछले 13,000 साल से ज़मीन पर नज़र रखी हुई है या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके थे जिन्होंने ब्लैक नाइट सैटेलाइट देखने का दावा किया था। नाउ फॉर एग्जांपल 1954 में एक यूएफओ रिसर्चर डोनाल्ड की हाउ ने रिपोर्ट में बताया कि यूएस एयर फोर्स ने ज़मीन के गिर्द 2 अनजान सैटेलाइट को देखा है। इस दौरान कई न्यूज़ चैनल्स ने भी टाइम टू टाइम आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए। ये उस वक़्त कितनी बड़ी बात थी, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि उस समय तक दुनिया के किसी भी मुल्क के पास सैटेलाइट लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। अब अमेरिकन गवर्नमेंट पर लगातार दबाव डाल रहा था कि वो इस ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में कुछ बताएं, और गवर्नमेंट ने बताया भी। बिल्कुल 1960 में टाइम मैगजीन पर एक स्टोरी पब्लिश हुई जिसमें यूएस नेवी ने ज़मीन के गिर्द एक अनआइडेंटिफाइड सैटेलाइट को डिटेक्ट किया था। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ने भी अनयूजुअल ऑब्जेक्ट को खिला में तैरते देखा। बात है 1963 की, जब गॉर्डन कूपर ने अपने 15वें ऑर्बिट के दौरान मरकरी एटलस 9 मिशन से वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहे थे कि तभी इनके स्पेसक्राफ्ट के बिल्कुल पास से ग्रीनिश ग्लो कलर का यूएफओ गुजरा। पहले तो इनको कुछ समझ नहीं आया, फिर जब ग्राउंड ट्रैकिंग स्टेशंस ने भी इस बात को कंफर्म किया कि उस वक़्त कुछ तो बहुत ही अनयूजुअल हुआ था, फिर गॉर्डन को भी खौफ के मारे कई दिनों तक नींद ही नहीं आई और नासा ने भी उस वक़्त तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी थी जो इस इंसिडेंट को एलियन से जोड़े। पर उसी दौरान एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हाँ, गॉर्डन जब मिशन से वापस आते हैं तो कई न्यूज़ चैनल्स इनसे इस इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन मीडिया को उनसे बात करने की इजाज़त ही नहीं दी गई और एक्सप्लेनेशन दी गई कि गॉर्डन कूपर के कैबिन में टेक्निकल गलती की वजह से हाई कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गए थे, जिसके चलते उनको हेलुसिनेशंस स्टार्ट हो गए। कूपर ने जब तक नासा में काम किया तो इन्होंने इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, पर जैसे ही वो रिटायर हुए इन्होंने कई मीडिया न्यूज़ चैनल्स में ऐसी स्टोरीज बताई जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। वो क्लेम कर रहे थे कि इनके साथ एक दफ़ा नहीं बल्कि बहुत बार यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं। जब कूपर यूएस एयर फोर्स के पायलट थे तो इन्होंने और इनके दोस्तों ने एक साइटिंग रिपोर्ट करी जिसमें वो बताते हैं कि एक फ़्लाइट के दौरान एक मेटेलिक डिस्क बहुत तेज़ रफ्तार से इनके प्लेन के पास से उड़ती हुई गई। कूपर का कहना था कि ये डिस्क मैन मेड एयरक्राफ्ट नहीं लग रहा था, क्योंकि उस वक़्त तक ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं थी जो उस डिस्क की स्पीड और मैन्यूवर्स को मैच कर सकती थी। ब्लैक नाइट के बारे में कूपर ने बोला, ऊपर कुछ तो है बहुत बड़ा जो मुझे भी नहीं पता कि वो हमसे क्या चाहता है। लेकिन अब इन सब सवालों के जवाब नासा ने खुद देना शुरू कर दिए। बिल्कुल 1998 में नासा ने ब्लैक नाइट सैटेलाइट का किस्सा जड़ से ही ख़त्म कर दिया। पहले तो ब्लैक नाइट सैटेलाइट की कुछ इमेजेस मंजर आम पर आईं और फिर कुछ दिनों बाद एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराई गई। नासा के मुताबिक दिसंबर 1998 में एक स्पेस शटल मिशन के दौरान जब एक थर्मल ब्लैंकेट को ISS के कंपोनेंट्स पर इंस्टॉल किया जा रहा था तो जेरी एल रोज से यह ब्लैंकेट स्पेस में छूट गया, जिसकी डिटेल आप इस इमेज में पढ़ सकते हैं। और टेम्परेचर के कारण इसकी शेप में बदलाव आ गया और कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट्स को अजीब व गरीब थ्योरीज बनाने का मौका मिल गया। अब बात क्लियर हो गई थी कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन एक सेकंड, उन सिग्नल्स का क्या हुआ जो निकोला टेस्ला और हॉल्स को रिसीव हुए थे? यहाँ उसकी भी काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है। असल में टेस्ला को जो सिग्नल रिसीव हो रहे थे वो आए तो स्पेस से ही थे, लेकिन किसी सैटेलाइट या प्लैनेट से नहीं, बल्कि एक ऐसे न्यूट्रॉन स्टार से आ रहे थे
जो हर सेकंड्स ऐसी रेडिएशंस खारिज करता है जो रेडियो वेव की शक्ल में ट्रैवल करती हैं। लेकिन अगर बात करें हॉल्स के सिग्नल्स की, तो उनको जो सिग्नल रिसीव हो रहे थे, इसकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई कि वो कहाँ से और कौन भेज रहा था। और अगर आखिर में बात करें उस रिसर्चर डंकन की, तो नासा के रिसर्चर्स ने इसके डिकोडेड मैसेज और ग्राफिकल स्टार मैप को इमेजिनरी करार दिया। ये थी ब्लैक नाइट की वो मिस्ट्री जिसने कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज की दुनिया में काफ़ी शोहरत कमाई। पर गॉर्डन कूपर वाला इंसिडेंट भी आज तक साइंसदानों के पल्ले नहीं पड़ा कि वो क्या चीज़ थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मैं मिलूंगा 4TV की अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।